तो सेट्स में अपना एक लास्ट टॉपिक बचा हुआ है, उसको करते हैं। तो जो लास्ट टॉपिक है उसका नाम है रिजल्ट्स रिलेटेड टू कार्डिनल नंबर ऑफ सेट्स। मतलब ऐसे रिजल्ट्स जो सेट्स की कार्डिनलिटी से रिलेटेड है। ठीक है, तो हेडिंग डालते हैं कि रिजल्ट्स रिलेटेड टू कार्डिनल नंबर ऑफ सेट्स। देखो, ये जितने भी रिजल्ट्स हैं इनको प्रूफ करने के लिए, इनको समझने के लिए जो हमारे पास बेस्ट मेथड रहेगा वो रहेगा मेरे लिए वेन डायग्राम। वेन डायग्राम से ये इतने इजी हो जाएंगे, एकदम विजुअलाइज हो जाएंगे, हमें चीज़ें दिख जाएंगी। ठीक है, तो सबसे पहले एक मैं पहला रिजल्ट दिखता हूँ, फिर उसको वेन डायग्राम से समझते हैं। तो जो मेरे पास रिजल्ट 1 है वो मोस्ट इम्पोर्टेंट भी लगा सकते हो तुम और फर्स्ट भी लगा सकते हो कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी, ये पूछेगा मेरे से। तो वेन डायग्राम बनाते हैं। चलो, दो सेट्स हैं, मतलब ए और बी। ये ए है कोई, ये कोई बी है, तो ये हो गया ए, ये बी। तो ये जितने भी पोर्शन है ना, इनको मैं नाम दे देता हूँ। जैसे कि ये देखो, एक ये हिस्सा है, एक ये हिस्सा है, एक ये हिस्सा है, इनको नाम दे दूँ क्योंकि ए यूनियन बी है, तो यही तो है ए यूनियन बी। तो अब इसको अगर मैं नाम दे दूँ तो नाम दे दूँ, इसको क्या दोगे तुम? चलो, ए दे दिया, इसको बी दे दिया, इसको सी दे दिया। अब मुझे निकालना है ए यूनियन बी, मतलब ये टोटल एरिया कवर करना है। तो मैं क्या करूं? मैं ऐसे करके देख लूं कि ए और बी की फॉर्म में निकालूंगा, तो एन ए प्लस एन बी कर लेता हूं। तो एन ए प्लस एन बी किया तो क्या क्या आ गया मेरे पास? ए में, तो एन ए में क्या है? ए प्लस बी, ये दोनों एरिया है। और इसमें कितना है? एन बी में, इसमें है बी प्लस सी। तो अगर मैं ए यूनियन बी का देखूं तो एन ए और एन बी में तो क्या आ गया? ए प्लस बी आ गया और बी प्लस सी आ गया। तो तुम देखो, बी कितनी बारी, ये एरिया कितनी बारी ऐड हो गया? 2 बारी ऐड हो गया। तो इसका मतलब इस एरिया को एक बारी माइनस करना पड़ेगा, यहाँ पे माइनस बी और करना पड़ेगा ताकि ये कट जाए और ए बी सी बच जाए, जो कि रिक्वायर्ड यूनियन है। तो अगर मैं यहाँ पर माइनस बी करता हूँ तो मुझे ऊपर क्या माइनस करना पड़ रहा है? बी। और बी कौन सा एरिया है? ये एरिया। और ये कौन सा एरिया है? ए और बी का दोनों का क्या है? ये कॉमन एरिया है। तो कॉमन एरिया क्या होता है? इंटरसेक्शन वाला होता है। तो ये क्या आ गया? एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो हमारे पास जो फॉर्मूला निकल के आया ए यूनियन बी का, वो क्या निकल के आया? एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, तो इसको लिख लेते हैं एक बार। तो कितना आया? एन ए यूनियन बी इज इक्वल टू एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। ये फॉर्मूला निकल के आ गया हमारे पास। ठीक है, ये रिजल्ट हो गया। अब देखो, अब तो ये रिजल्ट तो था 2 पे। ठीक है, अगर ये 3 पे होता तो कैसे करते? तो 3 पे होता तो देखो कैसे करते। मान लो 3 सेट है मेरे पास। वेन डायग्राम बना लेता हूँ फिर से। एक सेट ए है, एक सेट बी है और एक सेट सी है। ए बी सी। अब देखो कितने एरिया बन गए? एक ये बन गया, एक ये बन गया, ये है, ये इतने, ये एरिया बन गए सारे। इन सब को नाम देना है तो नाम दे देते हैं अब की बार फिर से। ए बी सी डी ई एफ जी। अब देखो, मुझे निकालना क्या है? मुझे निकालना तो एन ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी निकालना है। तो वो तो ये एरिया हो गया टोटल। बाउंड्री ट्रेस कर दो इसकी, ये सब आ गया, ये जितना भी अंदर वाला है ये सब आ गया इसमें। तो कैसे निकालूँ मैं इसको? मुझे क्या निकालना है? एन ए यूनियन बी यूनियन सी। तो देखो, मैं निकालूंगा किसकी फॉर्म में? मैं ए बी सी की फॉर्म में तो निकालूंगा। तो देख लेते हैं, ऐड करते हैं। चलो, मैंने क्या किया? एन ए किया, उसमें एन बी को ऐड कर दिया
और फिर एन सी को ऐड कर दिया। तो एन ए प्लस बी प्लस सी को किया तो देखते हैं क्या आता है। ए में कौन कौन है, ए में ये सब है, ए बी ई एफ ये सब है। तो जो कर दो ए प्लस बी प्लस ई प्लस एफ, ये ए का हिस्सा है। अब बी में कौन कौन है, बी में ये सारे हैं, ये बी का सर्कल है। तो बी में कौन है, बी सी डी ई ये सारे हैं। तो ऐड कर दो चलो, बी सी डी ई। सी में आ जाते हैं, सी में कौन है, सी में ये है कौन, डी ई एफ जी। तो ये भी ऐड कर देते हैं। ये कितना आ गया, डी ई एफ जी। अब देखो इसमें ये देख लेते हैं ना रिपीट कौन हो रहे हैं, वो माइनस कर देंगे। तो यहाँ से देखो ए बी कहीं रिपीट हो रहा है, कहीं रिपीट नहीं हो रहा। ई एफ रिपीट हो रहा है क्या कहीं पे, ई तो हो रहा है, ये रिपीट ये हो गया, ठीक है। और एफ रिपीट हो रहा है, ये हो रहा। तो इसका मतलब ई एफ वाला हिस्सा हटाना पड़ेगा। और बी और सी हो रहा है क्या, बी और सी देखते हैं। ये देखो ये रहा बी, ये रहा बी, एक बारी बी दो बारी बी है। सी तो सबसे पहले तो देखो, पहले ऐसे नहीं करते हैं, बारी बारी से करते हैं। ए और बी का कॉमन वाला देखते हैं कहीं पे रिपीट हो रहा है क्या। बी और ई है ना, ये रहा बी, ये रहा ई, और ये रहा ई, और ये रहा बी। तो ये कॉमन एरिया हटाना है, चलो हटा दिया। तो कॉमन एरिया हटाया तो कितना आ गया, माइनस ऑफ ये आ गया एन ए इंटरसेक्शन बी। तो कौन गया इसमें से, ये बी गया और ई, ये ई गया, ठीक है। तो ये वाली चीज़ मैंने हटा दी। अब बी और सी का कॉमन कौन था, ई और डी। ये देख लेते हैं, ये भी कहीं लिखा हुआ है क्या, ई तो ये रहा, और डी देखो एक बार यहाँ भी है डी और एक बार यहाँ भी है डी, ठीक है। तो डी को मैं हटा दूँ, तो डी को हटा देते हैं चलो। तो ये डी हटा दिया, तो माइनस मैंने क्या किया, एन ऑफ बी इंटरसेक्शन सी किया। अब ऐसे ही मेरे पास क्या बच गया, और रिपीट कौन हो रहा है, और देखो ये एफ रिपीट हो रहा है। तो एफ किस में आ रहा है, एफ तो आ रहा है इसमें, और ये कौन है, ए और सी के। तो ए और सी भी हटा दो फिर। अब माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन सी भी कर दिया, तो एफ भी हट गया मेरा। तो ये देखो एफ हट गया, और एक क्या हटेगा, ये ई भी तो हट गया साथ साथ। जैसे मैंने ये हटाया तो एफ और ई दोनों हटे। अब मेरे पास देखो एरिया क्या क्या बचा। अब वो कह रहे हैं ए बी ई एफ, ये पूरा एरिया बच गया। ए बी, कुछ तो गड़बड़ हुआ है, ई नहीं बच सकता हमारे पास। ई हमने दो तीन बार हटाया है। ये देखो ई हमने एक बार यहाँ हटाया, एक बारी ई हमने यहाँ हटाया, और एक बारी ई हमने यहाँ हटाया। तो ई तीनों जगह था, एक बारी ई यहाँ था, एक बारी ई यहाँ था, एक बारी ई यहाँ था। तो हम कहीं ना कहीं इसको हटाना भूल गए, ये हट जाएगा। ये एरिया बचा। अब तुम्हें देखो कि यहाँ पर ई तो कभी भी है ही नहीं, यहाँ से भी गया, यहाँ से भी गया, यहाँ से भी गया, बाकी सारे एरिया आ गए। तो मुझे ई को ऐड करना पड़ेगा। और ई क्या है, ई देखो तीनों का कॉमन पार्ट है। ई क्या है, तीनों के लिए कॉमन हिस्सा है। तो ई को क्या कर दो फिर, ऐड कर दो, एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ये मुझे ऐड करना पड़ा। क्यों ऐड करना पड़ा, क्योंकि मैंने ई को एक बार यहाँ हटा दिया, एक बार यहाँ हटा दिया, एक बार यहाँ हटा दिया, और तीन बार ही ऐड करा था, तीन बार माइनस कर दिया। तो ई तो रहा ही नहीं। तो ई को रखने के लिए ये वापस मुझे क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा, और ये अपना फॉर्मूला बन जाएगा फिर, ठीक है। तो ए यूनियन बी यूनियन सी तो आ गया। अब देखो इसी में क्या करता है वो, इसकी थोड़ी थोड़ी अलग अलग टाइप्स बना देता है, कुछ कुछ और कर देता है। जैसे कि तीसरा रिजल्ट उसने बना रखा है, वो कह रहा है कि इफ़ ए एंड बी आर डिसजॉइंट सेट। अब डिसजॉइंट सेट क्या होते हैं, वो सेट जिनके इंटरसेक्शन में कुछ भी नहीं हो। ए इंटरसेक्शन बी क्या आ जाए, फाई। ऐसे सेट्स को
डिसजॉइंट सेट्स बोलता हूँ। तो अब यहाँ पर वो अगर एन ए यूनियन बी पूछेगा मेरे से तो वो क्या होगा, एन ए प्लस एन बी, और होता तो मेरे पास माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी है, बट जब ए इंटरसेक्शन बी में कुछ है ही नहीं, ये तो जीरो है, तो इसको लिखने की क्या ज़रूरत है। ठीक है, तो डिसजॉइंट के लिए इसको मत लिखो, टोटल फॉर्मूला ये बन गया मेरा फिर डिसजॉइंट के लिए। ठीक है, ये ऐसे होता है। अब चलो अगला रिजल्ट देख लेते हैं। वैसे तो ये दो ही रिजल्ट मेन है, ये दोनों ए यूनियन बी यूनियन सी और ए यूनियन बी, ये दो ही मेन है, बाकी तो सब ड्राइव हो जाते हैं, बट फिर भी चलो कर लेते हैं कुछ एक और। उसके बाद 3 रिजल्ट हो गए, फोर्थ पे आते हैं। फोर्थ ये कह रहा है कि एन ऑफ ए माइनस बी बताओ क्या होगा। तो सेम वही वेन डायग्राम बनाते हैं, उससे देखते हैं। ये ए है मेरे पास, ये मेरे पास बी है, ए बी नाम दे दिए इसको ए बी सी। अब देखो ए माइनस बी पूछा है मेरे से, तो ए माइनस बी वाला एरिया कौन होगा, ये तो ये होगा ए वाला एरिया, जो ये ए वाला है यही तो ए माइनस बी है। इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, अगर मैं इसको ऐसे लिख दूँ कि एन ए, उसमें से मैंने माइनस क्या कर दिया, एन ए में से क्या माइनस कर दूँ, इंटरसेक्शन वाला माइनस कर दूँ, कि एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कर दिया मैंने इसको। तो ये एक नया फॉर्मूला बन गया फिर, कि एन ऑफ ए माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो ये एक नया फॉर्मूला बन गया कि एन ए माइनस बी क्या हुआ, ये हुआ। ठीक है, एक तरीका ये है। दूसरा तरीका देखो इसका क्या हो सकता है, ये जो हिस्सा है ए वाला हिस्सा है, तो तुम ध्यान से देखो, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, ए और उसका इंटरसेक्शन ले लिया मैंने किसके साथ, बी कॉम्प्लीमेंट के साथ। अब बी कॉम्प्लीमेंट कौन है, बी कॉम्प्लीमेंट है कि इस बाउंड्री के अंदर वाले को छोड़ के सारा, इसका मतलब बी कॉम्प्लीमेंट कौन है, ये सारा है, बी कॉम्प्लीमेंट ये सारा है, ये सब बी कॉम्प्लीमेंट है। और इसका ए के साथ इंटरसेक्शन लूँगा तो मेरा तो यही एरिया बचेगा ना, यही एरिया बचेगा ना इंटरसेक्शन में, तो ए के साथ है ना। तो बस यही हो गया। इसी फॉर्मूले को दूसरे तरीके से कैसे लिख सकते हैं कि एन ऑफ ए माइनस बी इज इक्वल टू एन ऑफ ए का इंटरसेक्शन ले लो बी कॉम्प्लीमेंट के साथ। तो ये एक और फॉर्मूला बन गया। तो बेसिकली ये फॉर्मूला कम, ये ड्राइव हो जाते हैं। तुम वेन डायग्राम बना के देख लेना, ये सारी चीज़ें वैसे ही हो जाएंगी। ये तुम्हें बस विजुअलाइज करना है, वेन डायग्राम बनाया हो गया। ठीक है, एक और कर लेते हैं। रिजल्ट 5 वो कह रहा है कि एन ऑफ, अगर मेरे से पूछे एसिमेट्रिक बी, तो एसिमेट्रिक बी होता क्या था। सबसे पहले तो ये देखो, एसिमेट्रिक बी ये होता था कि ए माइनस बी यूनियन बी माइनस सी। तो ऊपर वाले से इसी वेन डायग्राम से काम चला लेते हैं। ए माइनस बी मतलब ए वाला हिस्सा, और बी माइनस सी मतलब बी माइनस, सॉरी सी नहीं, बी माइनस ए आएगा, बी माइनस ए, तो ये वाला हिस्सा। तो ये हिस्सा और ये हिस्सा, इसको मैं ए और बी की फॉर्म में कैसे लिखूं। अगर मैं एन ऑफ ए करूं और प्लस एन ऑफ बी करूं, तो दोनों को अगर ऐड करूं तो बी कितनी बारी ऐड हो रहा है, यहाँ पे बी 2 बारी ऐड हो रहा है। क्यों, क्योंकि एन ऑफ ए करूंगा तो ए प्लस बी हो गया, और एन ऑफ बी करूंगा तो बी प्लस सी हो गया। बट मुझे चाहिए तो ए और सी चाहिए, तो मुझे बी को कितनी बारी माइनस करना पड़ेगा, 2 टाइम्स माइनस करना पड़ेगा। तो वो कर देते हैं। तो फॉर्मूला मेरे पास क्या बन जाएगा, एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी और माइनस 2 टाइम्स ऑफ एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो ये तुम्हारे लिए एक नया फॉर्मूला बन गया। ठीक है, तो बेसिकली ये फॉर्मूला कुछ नहीं है, बस वेन डायग्राम बनाओ, विजुअलाइज करो, और बेस्ट वे ऑफ विजुअलाइजेशन है ये कि ए बी सी पुट करते रहो और फिर देख लो किसको ऐड करना है, किसको माइनस करना है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये चेंज होते रहेंगी चीज़ें। ठीक है, तो अब एक क्वेश्चन करते हैं जिसमें हमें ये पता लगे कि वेन डायग्राम में कैसे करते हैं, वेन डायग्राम से क्वेश्चन। ठीक है,
तो आ जाओ क्वेश्चन करते हैं। तो काफ़ी लंबा चौड़ा क्वेश्चन रहेगा, वैसे लिख लेते हैं। मैं कह रहा हूँ कि इन ए सर्वे of 25 students, it was found that 15 choose maths, 12 choose physics, and 11 choose chemistry। ठीक है, उसके बाद कह रहा है कि 5 choose मैथ्स एंड केमिस्ट्री और 9 choose मैथ एंड फिजिक्स और 4 choose ये कह रहा है फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, और उसके बाद कह रहा है एंड 3 choose all 3, ये कह रहा है वो। ठीक है, उसके बाद ये देखो, अब ये क्वेश्चन यहीं पे खत्म हो गया। उसके बाद वो कुछ पूछेगा, उसके बाद वो बोलेगा कि फाइंड। ठीक है, तो इस फाइंड से पहले मैं एक चीज़ कर लेता हूँ। क्या कर लेता हूँ? मैं इसका एक वेन डायग्राम बना लेता हूँ। तो वेन डायग्राम में मुझे समझ में आ रहा है 3 सब्जेक्ट हैं, एक फिजिक्स है, एक मैथ्स है, एक केमिस्ट्री है। 3 सब्जेक्ट्स हैं, तो इसका मतलब 3 सेट्स लेने पड़ेंगे ABC की फॉर्म में, या फिर तुम PCM के नाम से ही ले लो, बेटर रहेगा समझने में। ठीक है, तो यहाँ पे ले लिया मैंने, एक A ले लिया, B ले लिया, ये देखो, ये चलो मैथ्स हो गया, ये फिजिक्स हो गया, और ये केमिस्ट्री हो गया। ठीक है, तो देखो, जब कभी भी हम वेन डायग्राम को फिल करेंगे तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? ये वाला हिस्सा जो तीनों में कॉमन है वो, फिर ये करेंगे, और फिर लास्ट में ये सब तीनों करेंगे। ठीक है, ऐसे फिल करते हैं, फिर जो पूछेगा उसको बताते चलेंगे। ठीक है, तो तीनों में कॉमन एरिया कौन होता है? तीनों में कॉमन एरिया ये होता है, ये A में भी है, B में भी है, C में भी है, तो PCM तीनों में ये वाला हिस्सा है। तो ऐसे बच्चे जिन्होंने तीनों सब्जेक्ट चूज करे वो कितने हैं? वो ये लिखा, देखो 3 चूजेज ऑल 3। तो 3 ने क्या किया? सब किया, तो 3 का भर दो यहाँ पे, यहाँ पर कितना आ गया? 3 आ गया। उसके बाद देखो, अब ये वाला हिस्सा पकड़ लेता हूँ। चलो, ये किसका कॉमन है? ये मैथ्स और फिजिक्स का कॉमन है। तो मैथ्स और फिजिक्स में कितने कॉमन है? ये देखो, ये रहा मैथ्स और फिजिक्स। कितने बच्चों ने लिए मैथ्स और फिजिक्स? 9 बच्चों ने लिए। टोटल कितने हैं? 9। अब 9 में से 3 तो यहीं आ चुके, ये भी तो दोनों में कॉमन ही है। तो पीछे कितने बच गए? पीछे बच गए मेरे पास कितने? 6 बच गए यहाँ पे। ठीक है, ये भर दिया हमने। उसके बाद चलो ये वाला पोर्शन फिलअप करते हैं। तो ये वाला पोर्शन कौन है? फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। फिजिक्स एंड केमिस्ट्री में कितने लोग थे भैया? 4 लोग थे। तो 4 में से 3 तो यहाँ आ ही चुके हैं। बचा कितना मेरे पास? बचा मेरे पास 1। अब इस वाले पे आ जाते हैं, ये वाला कॉमन एरिया। ये किसका कॉमन एरिया है? ये मैथ्स एंड केमिस्ट्री का है। तो मैथ्स एंड केमिस्ट्री वाले ये रहे 5 लोग। 5 में से 3 पहले लिख चुका हूँ मैं, तो मेरे पास कितने बचे? मेरे पास 2 बचे। ठीक है, अब बताओ कौन सा एरिया? अब ये एरिया फिलअप कर लूँ, तो ये एरिया है क्या? ये टोटल मैथ्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये पूरा सर्कल। तो पहले मैथ में मैं कितने लोग भर चुका हूँ? 6, 3, 9 और 2, 11। और मैथ टोटल कितने लोगों ने लिया था? 15। ये देखो, 15 ने क्या लिया था? मैथ लिया था। 11 यहाँ लिख चुका हूँ मैं। तो पीछे कितने रह गए मेरे पास? पीछे मेरे पास रह गए कितने? 4। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे ये वाला हिस्सा फिलअप कर लेते हैं। अब ये देखो, ये क्या है? ये फिजिक्स का पूरा सर्कल है। तो ये कितने हो गए? 6 और 3 9 और 1 10।
और टोटल कितने लोगों ने फिजिक्स ली थी? 12 चूजेस फिजिक्स। तो यहाँ कितने रह गए? सिर्फ 2 रह गए, तो यहाँ पर 2 रह गए। अब आ जाते हैं इस पे केमिस्ट्री वाले पे। तो केमिस्ट्री में कितने भर चुका हूँ मैं? 3, 2, 5 और 1 6। तो 6 केमिस्ट्री कितने लोगों ने ली थी और 11 लोगों ने केमिस्ट्री ली थी। तो 6 तो मैं यहाँ लिख चुका हूँ। पीछे कितने रह गए? पीछे रह गए 5। ठीक है। अब ये देखो, ये टोटल, अब ये टोटल करो, ये कितने हो गए? ये टोटल कितने हो गए? ये 6, 4, 10, तो 12, 15, 16, 17, 18, 18 और 5 23। और टोटल स्टूडेंट कितने थे मेरे पास? 25। इसका मतलब 2 ऐसे भी निकम्मे हैं जिन्होंने कुछ नहीं करा जीवन में, तो वो 2 यहाँ आ गए। ठीक है, हो गया ये। अब देखो, अब बात करते हैं क्वेश्चन की। अब वो क्वेश्चन क्या क्या पूछ रहा है देखना, इससे देखते ही मैं तुरंत बता पाऊंगा। तो आ जाओ, ये वेन डायग्राम रहेगा मेरे लिए रेफरेंस के लिए। तो फर्स्ट क्या कह रहा है क्वेश्चन है जो, वो ये कह रहा है कि ओनली केमिस्ट्री वाले कितने लोग हैं? ओनली केमिस्ट्री, जिन्होंने सिर्फ और सिर्फ केमिस्ट्री पढ़ी। तो ये देखो, केमिस्ट्री वाला हिस्सा तो ये है, तो ये सारे सिर्फ और सिर्फ केमिस्ट्री नहीं है। ये देखो, ये एक लड़का है, इसने फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों ली है। ये 3 बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने तीनों के तीनों सब्जेक्ट लिए हैं, क्योंकि तीनों में कॉमन है। और ये 2 वो हैं जिन्होंने मैथ्स और केमिस्ट्री ली है। और मगर ये जो 5 है ना, ये जो 5 है, ये तो सिर्फ और सिर्फ केमिस्ट्री वाले हैं। इनका तो किसी से कोई लेना देना नहीं है, इन्होंने बाकी सब्जेक्ट कुछ पढ़ा ही नहीं। तो ओनली केमिस्ट्री वाले कितने हुए? ओनली केमिस्ट्री वाले हुए 5। ये आया मेरा आंसर इसका। ठीक है, आगे आ जाते हैं सेकंड। सेकंड वो मेरे से पूछ रहा है कि ओनली मैथ्स। तो बताओ ओनली मैथ्स वाले कौन है? ये हुए ना ओनली मैथ्स वाले। ये 6 लोग तो मैथ्स और फिजिक्स दोनों पढ़ रहे हैं, ये 3 लोग सब कुछ पढ़ रहे हैं, और ये 2 लोग मैथ्स और केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं। बट ये 4 वो बच्चे हैं जो सिर्फ और सिर्फ मैथ्स पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा इसका आंसर? यहाँ पे आ जाएगा इसका 4। ठीक है। अब थर्ड मेरे पास कह रहा है ओनली फिजिक्स। तो ओनली फिजिक्स वाले कितने फिर? अब तो समझ गए होगे, ओनली फिजिक्स वाला ये हिस्सा है, तो 2 हो गए। आंसर इसका क्या आ गया? 2 आ गया। चलो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। फोर्थ क्या कह रहा है? फोर्थ क्वेश्चन ये कह रहा है कि फिजिक्स एंड केमिस्ट्री बट नॉट मैथ्स। जिसने फिजिक्स और केमिस्ट्री पढ़ी बट मैथ नहीं पढ़ा। तो फिजिक्स एंड केमिस्ट्री का कॉमन देखो कौन है? फिजिक्स एंड केमिस्ट्री का कॉमन ये है, बट मैथ नहीं पढ़ी। बट ये 3 लोग तो वो भी हैं जो मैथ्स में भी कॉमन है। तो ओनली फिजिक्स एंड केमिस्ट्री का कौन बचा फिर? ये बचा। टोटल फिजिक्स एंड केमिस्ट्री के कॉमन थे ये, और बट उसने कहा कि मैथ नहीं पढ़ने चाहिए। तो ये 3 तो मैथ भी पढ़ रहे हैं, ये 3 तो सब कुछ पढ़ रहे हैं। तो पीछे क्या बच गया? अकेला ये 1 बच गया। तो इसका आंसर कितना आ गया? 1 आ गया। ठीक है, ये फोर्थ था। फिफ्थ पार्ट देख लेते हैं क्या कह रहे हैं। फिफ्थ कह रहा है कि मैथ्स एंड फिजिक्स बट नॉट केमिस्ट्री। आ जाओ, मैथ्स एंड फिजिक्स, मैथ्स एंड फिजिक्स ये रहा भाई। ठीक है, बट केमिस्ट्री नहीं होना चाहिए। तो मैथ्स और फिजिक्स में टोटल बंदे तो हैं कितने? 9। बट 3 ये लोग ऐसे हैं जिन्होंने सब कुछ पढ़ा है। तो मैथ्स और फिजिक्स से कल के कितने बचे? 6। तो इसका आंसर कितना आ गया? 6 आ गया। ठीक है, सिक्स्थ पार्ट पे आ जाते हैं। सिक्स्थ पार्ट ये कह रहा है कि ओनली वन ऑफ द सब्जेक्ट, ओनली वन ऑफ सब्जेक्ट। देखो इसका मतलब क्या कह रहा है कि ऐसे बच्चे जिन्होंने सिर्फ एक एक सब्जेक्ट ही पढ़ा, कोई 2 नहीं पढ़े। किसी ने अकेले मैथ्स पढ़ा, किसी ने अकेले फिजिक्स पढ़ा, किसी ने अकेले केमिस्ट्री पढ़ा। ऐसे कितने लोग हैं जिन्होंने सिर्फ और सिर्फ क्या करा? ओनली ये सब पढ़ा। तो ये कितने लोग हैं? देखो, ओनली केमिस्ट्री वाले 5, और ओनली फिजिक्स वाले 2, ओनली मैथ्स वाले 4। सबको ऐड कर दो तो कितना आंसर आ जाएगा? ये कितना आ जाएगा? 11 आ जाएगा। ये तीनों ही तो ऐड करने थे। 5, 4, 9 और 2 11। तो 11 आंसर आ गया मेरा। ये सिक्स्थ पार्ट हो गया।
अब इसके बाद आता है 7th, वो ये कह रहा है कि एटलीस्ट वन ऑफ द 3 सब्जेक्ट, वन ऑफ 3 सब्जेक्ट। अब इस बात का क्या मतलब है, एटलीस्ट वन ऑफ द 3 सब्जेक्ट का मतलब कम से कम एक तो पढ़ा हो, एक अकेला एक पढ़ा वो भी आ जाएंगे इसमें, 2 पढ़े हो वो भी आ जाएंगे इसमें, 3 पढ़े वो भी आ जाएंगे इसमें। तो क्या बेसिकली वो मेरे से M यूनियन P यूनियन C तो पूछ रहा है, तो वो कितने हैं ये देख लो, ये सारे ऐड करके देख लो, कर लो ऐड कितने आएंगे ये ऐड करने से अच्छा ये है कि हमारे पास टोटल 25 स्टूडेंट थे और 2 निकम्मे थे, तो 25 - 2 कर दो, कितना आंसर आ जाएगा इसका 23 आ जाएगा इसका आंसर। ठीक है, ये हो गया 7th। चलो 8th और लास्ट पार्ट इसका। 8th ये कह रहा है कि नन ऑफ द सब्जेक्ट, मतलब वो ऐसे बच्चे जिन्होंने कुछ भी नहीं पढ़ा, मतलब वो निकम्मे वाला ग्रुप, तो वो कौन सा है, ये वो 2 ही तो है। ठीक है, जिन्होंने कुछ भी नहीं पढ़ा, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा 2। ठीक है, तो ऐसे तुम वेन डायग्राम से कोई भी क्वेश्चन कर सकते हो। सिंपल रूल याद रखना, सबसे पहले मोस्ट कॉमन, अगर वो 2 का सेट है तो सीधी बात है इंटरसेक्शन बी, अगर 3 का है तो तीनों में से जो कॉमन है वो फिलअप करो, और उसके बाद क्या करोगे, उसके बाद 2 वाले कॉमन फिल करो, और फिर बाद में इंडिविजुअल जो बच गई वो करो, और फिर जो क्वेश्चन पूछे उसका आंसर दे दो। अब देखो इसने कितने सारे क्वेश्चन पूछे थे मेरे से, जैसे मैंने वेन डायग्राम बनाया सारी चीज़ें होगी डन, तो सिर्फ वेन डायग्राम बनाओ और कर दो, कोई ज़्यादा रॉकेट साइंस नहीं है इनमें। ठीक है, तो सेट्स में इतना ही था, इसके अलावा सेट्स में और कुछ नहीं पूछता है, अन्य कुछ सेट्स में बचा अब। तो सेट्स ख़त्म हुआ।